राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। हम जीवन प्रक्रियाओं की वीडियो सीरीज का ये चौथा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम मनुष्य में भोजन के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुखगुहिका में भोजन का पाचन। मुखगुहिका में भोजन के साथ लार मिल जाता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के मंड से क्रिया करके माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो नीचे जो रिएक्शन है, रिएक्शन लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला पॉइंट है ग्रास नली में भोजन का संवाहन। हमको याद रखना पड़ेगा कि भोजन मुख के बाद ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में चला जाता है और ग्रास नली में क्रमाकुंचन की गति होती है जिसके द्वारा निगला हुआ भोजन धीरे धीरे करके आमाशय में जा कर के इकट्ठा होता जाता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला पॉइंट है आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण रहता है। आमाशय की पेशी दीवारों के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरीके से मिल जाता है, इसे काइम कहते हैं। प्रो एंजाइम जो आमाशय की जठर ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इन्हें हम प्रो एंजाइम कहते हैं। जैसे प्रोपेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है जो प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। बच्चों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो दूध की प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। जठर ग्रंथियों में थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी होता है जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। आमाशय में भोजन के पाचन लिखने के बाद नीचे ये अभिक्रिया को लिख लीजिएगा, इससे आपको याद भी रहेगा। यहाँ पे लिखा है पेप्सिनोजन जो जठर ग्रंथियों से निष्क्रिय अवस्था में निकलता है और यह सीएल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और ये पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। फिर उसके जस्ट नीचे है प्रोरेनिन जो एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, यह सीएल की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है जो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है केसिन प्रोटीन, इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट नामक दही की प्रोटीन में बदल देता है। फिर अगला जो हमने बताया था कि लाइपेज, कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो वसा को मतलब फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्रहणी में भोजन का पाचन। आमाशय के बाद भोजन का पाचन ग्रहणी में होता है। ग्रहणी जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, इसमें यकृत का पित्त रस तथा अग्नाशय का अग्नाशयी रस भोजन के साथ आकर के मिल जाते हैं। अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक तथा वसा पाचक एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पित्त रस के बारे में। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ये वसा को अमलसीकृत कर देता है, अमलसीकृत वसा आसानी से पच जाती है तथा भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्षारीय माध्यम में ही अग्नाशयी रस के एंजाइम सक्रिय रहते हैं। अग्नाशय रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है। तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिप्सिन के बारे में, यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है जो एंटेरोकाइनेज नामक हार्मोन्स की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो इस रिएक्शन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगला हम प्रोटीन पाचक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। काइमोट्रिप्सिन जो निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है और जो इससे पहले भी हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। और जो दूसरा एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो अभी इसको नीचे रिएक्शन के रूप में देखेंगे। काइमोट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय रूप में निकल रहा है और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। सक्रिय काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडेज में तोड़ देता है। पेप्टोन्स हो या पॉलीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नामक एंजाइम इसको सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में तोड़ देता है। अब हम अग्नाशय रस में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट तथा वसा पाचक एंजाइम के बारे में जानेंगे। अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज होता है जो मंड या जिसे इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं को माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम है जो वसा पाचक एंजाइम है जिसे एस्टीएप्सिन या लाइपेज एंजाइम कहते हैं जो अमलसीकृत वसा है, अमलसीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम। अग्नाशयी रस में न्यूक्लिएज नामक एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन। ग्रहणी में पाचन के बाद
जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन कर देते हैं और आंत्र के जो रसांकुर होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में विलाई कहते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषित भोजन को रक्त में पहुंचा देते हैं एवं आंतरी रस में उपस्थित एंजाइम भोजन पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले प्रमुख कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम सुक्रेज, लैक्टेज व माल्टेज आदि होते हैं, जो डाइसैकेराइड अणुओं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को मोनोसैकेराइड अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे सुक्रोज है वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है, तथा लैक्टोज जो डाइसैकेराइड अणु है वो लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज में और दूसरा अणु गैलेक्टोज में टूट जाता है। तथा इसी तरीके से देखते हैं माल्टोज हैं, जो जिसे मंड शर्करा कहते हैं, या माल्टेज नामक एंजाइम पे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही लिख लीजिएगा। माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाता है। आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले वसा पाचक एंजाइम जिसे लाइपेज कहते हैं, ये वसा को वसी अम्ल तथा गिलसिराल में तोड़ देते हैं। तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे सामूहिक रूप से इरेप्सिन कहते हैं, इरेप्सिन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आदि होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम, तो इससे पहले भी हमने देखा था कि ग्रहणी में न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए को अग्नाशयी रस के न्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा गया था। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को उससे भी सरल अणु में सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में तोड़ा जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे हम न्यूक्लियोटाइडेज कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में तोड़ने के लिए जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोसाइडेज कहते हैं। नीचे रिएक्शन में है कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में टूट जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में टूट जाता है। इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के पश्चात अंतिम उत्पाद जो बनता है वो फास्फेट है, नाइट्रोजनी क्षारक है और शर्करा है। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन, क्षुद्रांत में भोजन पाचन एवं अवशोषण के पश्चात भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अपशिष्ट भाग जो नहीं पचा हुआ है समय समय पर मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन के पश्चात अब अगला टॉपिक आता है भोजन का अवशोषण। मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांत्र और शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर अनेक रेशे की समान संरचनाएं होती है, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर में रुधिर एवं लसिका केशिकाओं का घना जाल होता है। रसांकुर के मध्य में अक्षीर वाहिनी नामक एक लसिका केशिका उपस्थित होती है। इनमें से लसिका केशिकाएं वसा अम्ल तथा गिलसिराल का अवशोषण करती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुर में उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। भोजन के अवशोषण के पश्चात उनके अवयवों का स्वांगीकरण होता है। पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में विलीय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीवद्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं के आंतरिक श्वसन में ऊर्जा उत्पादन के काम में इनका प्रयोग होता है, तथा अमीनो अम्लों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिका के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि के काम में आते हैं। इस चैप्टर का ये सबसे आखिरी पॉइंट है मल परित्याग या बहिक्षेपण। बड़ी आंत में अपचित भोज्य पदार्थ से जल अवशोषण के पश्चात बचा हुआ अवशेष भाग, अब इसको शरीर में अगर बहुत समय तक रहता है तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है।